मॉर्निंग आप सभी को। मैं विशाल सर अपने यूट्यूब चैनल अनमोल एकेडमी में तहे दिल से आप सभी को स्वागत करता हूं। अरे यार, आप लोग तो परेशान करके ही मार देते हो। खुशी भी होती है कि बच्चे मुझे इतने लाइक कर रहे हैं और भैया आपको क्लास काफ़ी पसंद आ रही है। लेकिन क्या करूँ, आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, मेरी एक क्लास है नहीं कि मैं आपके साथ में बना रहा हूँ। जैसे समय मिलती है मैं आपके पास में हाजिर हो जाता हूँ। आप लोगों ने ज़्यादा फोर्स किया, इसलिए मैं 12th का मैं लेकर के मैं आ चुका हूँ। वो भी सेकेंड चैप्टर है और वो भी इतिहास का। चूँकि आप सभी को याद है कि पहला क्लास जो हमारी जो हुई थी वो इतिहास से मैं लेकर के मैं आया था, पहला चैप्टर। आज मैं जो लेकर के मैं आया हूँ वह सेकेंड चैप्टर है आपका इतिहास का ही, जिसका नाम क्या है तो राजा, किसान और नगर, जिसमें हमें पढ़ना क्या, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को तकलीफ नहीं लगी होगी मेरी बातों से। जैसे मुझे समय मिलेगी, चूँकि मुझे एक क्लास लेनी नहीं रहती है, बहुत सारी क्लास लेना पड़ता है। जो भी क्लास का मेरे पास आ जाती है मैं ले लेता हूँ। आप लोग का ये प्रेशर हुआ तो मैं अन्य क्लास को मैं छोड़ करके मैं आपके पास में आ चुका हूँ। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी पेन लेकर के बैठे, यदि नहीं बैठ रहे होंगे तो, और उसे आप नोट करते जाएंगे, नहीं तो बाद में पछताएंगे। वही कहावत होगी जो बार बार सुनने के लिए मिलती है, फिर यहाँ चुग गई खेत, बाद में पछतावत होत क्या। हाँ, इसमें पछताएंगे आप नहीं, मिल सकती है यूट्यूब में जो मेरी चैनल है उसमें आपको मिल जाएगा। उसे डाउनलोड करके आप हीरो बन सकते हैं। तो खैर चलो, ये आपकी अपनी मर्जी है। चलते जाए, समय नहीं लेते हुए, इसमें पहला जो टॉपिक में पहला जो पॉइंट मैंने बनाया है जो इम्पोर्टेंट है 2022 के दृष्टिकोण से आप ध्यान में रखेंगे, बाद में फिर मुझे बोलना मत भैया। मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की थी। मुद्रा राक्षस की रचना किसने किया था तो विशाख दत्त ने किया था। उसके बाद क्या, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य साम्राज्य का प्रथम जो शासक था वो कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। उसके बाद वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। अब भाई वे वेद कौन कौन से हैं तो आप सभी जानते हैं, और नहीं जानते होंगे तो सुन लो, नोट कर लेना। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, आप इसे याद कर लेंगे। तो वेदों की संख्या कितनी है तो 4 है। उसके बाद 13वां शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख किया गया है। अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख कैवां शिलालेख में किया गया है तो 13वां शिलालेख में किया गया है, आप याद कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या, अशोक जो था, कौन, अशोक जो था वो मौर्य वंश का शासक था। अशोक कौन सा वंश का शासक था तो मौर्य वंश का था। उसके बाद गुप्त काल एक ऐसी काल थी जिसे भारतीय इतिहास के काल में स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। गुप्त काल एक ऐसी काल थी जिसे भारतीय इतिहास के काल में स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने किया था। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था तो हरिसेन ने किया था। अब देखेंगे कि इसमें प्रश्न किस प्रकार से कैसे बनती है और किस प्रकार बना के पूछा है। जैसे आपका मैंने बताया कि मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की थी, तो प्रश्न पूछेगा मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी, ऑप्शन 4 दे देगा आपको। जैसे आपका हरिसेन, कालिदास, तुलसीदास या विशाख दत्त दे देगा, तो उसमें आपका आंसर क्या होगा, विशाख दत्त। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था तो आंसर क्या होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। फिर प्रश्न आ देगा कि वेदों की संख्या कितनी है, ऑप्शन दे देगा 2, 4, 6, 8। आपको भी जानकारी मिली है कि वेदों की संख्या 4 है, तो आप टिक मारेंगे 4। फिर पूछेगा 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था, तो अभी मैं आपको बताया हूँ, यदि आपको याद रहेगी तो आप टिक मारेंगे मगध। फिर पूछेगा कि कैवां शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख किया गया है तो 13वां। उसके बाद प्रश्न जो बनेगी मौर्य वंश का, इसमें प्रश्न जो बनेगी अशोक जो है वो किस वंश का शासक था, तो हो जाएगा आपका मौर्य वंश का। उसके बाद नेक्स्ट जो है प्रश्न पूछ देगा कि भारतीय इतिहास में कौन से काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रहेगी तो आप लिख सकते हैं गुप्त काल को। उसके बाद आपको एक अंतिम जो मैंने बताया कि प्रयाग प्रशस्ति
की रचना हरिसेन ने किया था, तो प्रश्न पूछेगा निम्न में से हरिसेन ने किसकी रचना की थी। तो आपको यदि याद रहेगी तो आप आराम से लिख सकते हैं प्रयाग प्रशस्ति, या फिर इसका प्रश्न ये भी बना सकता है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। तो आपको यदि याद रहेगी तो घुरा के भी पूछे, जैसे भी मूव करके पूछे आप जवाब उसका दे सकते हैं। तो चलिए, ये तो रही आपका चैप्टर 2 का। फिर हम लोग नेक्स्ट में मिलेंगे, लेकिन उससे जरा सा कुछ बातें आपसे मैं करना मैं चाहता हूँ, ध्यान में रखेंगे। मैंने कहा था कि अभी जो मार्केट में आप लोग से प्रश्न बार पूछ रहे थे कि मार्केट में कई तरह के गैस पेपर आ चुकी है, तो सर उससे ले या ना ले, क्या करें या ना करें, आप लोग पूछे थे। तो मैं पिछला वीडियो मैंने आपको बताया था, लेकिन उस पर फिर पुनः मैं आपको मैं बताना मैं चाह रहा हूँ। वो कुछ गैस पेपर को मैंने देखा, उसमें जो क्वेश्चन जो दी गई है वो क्वेश्चन में त्रुटियां तो है ही, साथ ही क्या है कि बताओ भाई गैस पेपर किसे कहते हैं। इसमें गैस क्वेश्चन दी भी रहती है, और सिलेबस के अनुसार जो होता है वो टॉपिक बाय टॉपिक के अनुसार कुछ कुछ प्रश्न को चूज करके दिया जो इंपॉर्टेंट होती है। भाई इस बार आप देख रहे हो, मैं देख रहा हूँ कि कुछ में जैसे इंग्लिश की अधिक बात की जाए तो चैप्टर का क्वेश्चन तो दे दिया, लेकिन ग्रामर का दिया नहीं। तो बताओ गैस पेपर कहोगे उसे। उसके बाद हिंदी की मैं बात में करता हूँ, तो हिंदी का जो है वो क्लास 10th की मैं बातें मैं करता हूँ। 10th का जो है वो क्या है कि हिंदी का या फिर 12th का गैस पेपर जो निकाला अभी वर्तमान मार्केट में, उसमें क्या हिंदी का चैप्टर का क्वेश्चन दे दिया, उसमें व्याकरण से मतलब ग्रामर से एक भी नहीं दिया है। तो बताओ क्या व्याकरण इस बार नहीं पूछने वाली है क्या? इंग्लिश का जो व्याकरण अर्थात ग्रामर जो है नहीं पूछने वाली है क्या? तो आप उस चक्कर में ना पड़े। अब उनको गैस पेपर नहीं लेना, मैं आपको मैं बोला हूँ कि कौन सी गैस पेपर कब लेनी है, इसकी जानकारी आपको मेरी इस चैनल में मिलती रहेगी। बस केवल आप इसे देखते रहें, समझते रहें और लोगों के पास शेयर करते रहें, और जितना हो सके इसे आप अपने मित्रों के पास भी शेयर करें, ताकि इसे ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मुझे भी खुशी हो। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।